A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, अर्थात एक ऐसे सेगमेंट की जहां हम लेके आते हैं इतिहास के कुछ खास फैक्ट्स और घटनाएं, वो सभी जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Apart from that, सेशन के एंड में we will also share some important questions with you. आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनसे भी आपको आने वाली परीक्षाओं में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं 13 फरवरी की दिनांक अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे कौन से हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। The very first fact here is associated with 1879 when Indian political activist and poet Sarojini Naidu was born. अर्थात भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवि थी। She was an important figure in India's struggle for independence from the British rule. वह एक सिविल राइट्स, विमेन इमेंसिपेशन एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक आइडियाज की स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अपना स्नातक प्राप्त करके उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और उसके पश्चात गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। शी जॉइंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. She met other important leaders such as Gopal Krishna Gokhale, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, all of whom inspired her to work towards attaining the freedom from colonial rule, and she was also strongly towards social reform of Indian society. 1918 के बीच नायडू ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की, जिसमें सामाजिक कल्याण, महिलाओं की मुक्ति और राष्ट्रवाद पर व्याख्यान दिए गए। उन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ अर्थात WIA की स्थापना में भी मदद करी थी। Later in the same year, she also accompanied her colleague Annie Besant, who was the president of the Home Rule League and Women's Indian Association, to present the Advocate Universal Suffrage in front of the Joint Select Committee in London. वर्ष 1920 में वह गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी शामिल हुई एंड शी प्रिसाइडेड ओवर द ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन कांग्रेस 1929 सेशन इन साउथ अफ्रीका. In 1931, however, Sarojini and other leaders of the Congress party participated in the second roundtable conference headed by Viceroy Lord Irwin in the wake of Gandhi-Irwin Pact. सरोजिनी सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन और महात्मा गांधी के लीडरशिप में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्रमुख हस्तियों में से एक थी। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, शी वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस अर्थात मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, मेकिंग हर इंडियाज फर्स्ट विमेन गवर्नर. She remained in office until her death in March 1949. अगर चर्चा करी जाए उनके लेखन शक्ति और पोएट्री कॉम्पोजिशन की प्रतिभा की, तो 1905 वर्ष से ही शी वॉज एक्सट्रीमली वेल नोन फॉर हर ब्यूटिफुल पोएट्रीज, जिनमें से कई देश प्रेम के ऊपर संबंधित थी। 1905 में उनका पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नाम से प्रकाशित हुआ था एंड द फेदर ऑफ डॉन विच कंटेन्ड अ पोएम collection written in 1927 by her was edited and published posthumously in 1961 by her daughter Padmaja Naidu. Moreover, her poem The Gift of India is also very noteworthy, famous and well known for his patriotic spirit and the actual environment of India during 1915. उनकी लेखन की कला के लिए उनको भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का एक टाइटल दिया गया और ये टाइटल इनको महात्मा गांधी ने दिया था। तो अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1931 when Delhi was inaugurated as the capital of India, अर्थात दिल्ली का उद्घाटन भारत की राजधानी के रूप में किया गया था। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है,
इसकी आधारशिला रखी गई थी भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज प्रथम के द्वारा। दिस इवेंट हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 और सिटी के प्रमुख आर्किटेक्ट्स थे दो जाने माने ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, नेमली सर हर्बर्ट बेकर एंड सर एडविन ल्यूटेंस। परंतु यह 13 फरवरी 1931 को था जब भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन देश की नई राजधानी के रूप में किया था। नई दिल्ली के भारत की राजधानी बनने से पहले कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ द कंट्री अंटिल द ईयर 1911। हालांकि दिल्ली कई साम्राज्यों का वित्तीय और राजनीतिक केंद्र था जिन्होंने पहले भारत पर शासन किया था। One of the reasons for declaring the capital as Delhi was that it was financial and political centers of so many empires which had governed India earlier. इसके अलावा भी वजह थी that the capital shift was done because of the location of Delhi. Calcutta was situated in the eastern coastal part of the country while Delhi was located in the central part of northern India. तो अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है और ये है संबंधित 1985 के साथ when former professional Indian tennis player सोमदेव किशोर देवरमन was born। अर्थात पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस के खिलाड़ी सोमदेव किशोर देवरमन का जन्म हुआ था। सोमदेव देवरमन एक पूर्व पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो भारत की नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा से संबंधित हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही ड्यूरिंग 2007 NCAA सिंगल्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीता था और एक साल पश्चात उन्होंने फिर से अपनी सेकंड consecutive NCAA सिंगल्स नेशनल चैंपियनशिप जीती। He became the 13th player in the 124 history of the tournament to win consecutive titles. वर्ष 2008 में he won his first career title as the Futures Tournament in New York. वर्ष 2010 में he won gold medal in the men's single event of Commonwealth Games at the R.K. Khanna Tennis Stadium in New Delhi. इसके पश्चात he also won both men's singles and doubles gold in the 2010 Asian Games in Guangzhou in China. 2011 में देवरमन को उनकी टेनिस की सफलताओं के लिए भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। In March 2017, the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Government of India, appointed him as the National Observer for Tennis. 2018 में he was awarded the Civilian Honor Padma Shri for his contribution in the field of tennis. और अब इसके साथ देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है और ये है एसोसिएटेड 1995 से व्हेन पैरालंपियन हाई जंपर वरुण सिंह भाटी वाज बोर्न। अर्थात पैरालंपियन उच्च जंपर वरुण सिंह भाटी का जन्म हुआ था। वरुण सिंह भाटी इज अ वेरी वेल नोन एंड फेमस पैरा हाई जंपर फ्रॉम इंडिया। बहुत कम आयु से ही वह पोलियो मिलिटिस से इफेक्टेड हो गए थे, परंतु इसके पश्चात भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से खेल की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया है और भारत के नाम को विश्व भर में रोशन भी किया है। He participated in the 2014 Asian Para Games in Incheon in Korea, जहां वो 5वें स्थान पे आए। He won a gold medal at the 2014 China Open Athletics Championship in the same year. In 2015, he again stood 5th at the 2015 Para World Championship in Doha in Qatar. He recorded a jump of 1.82 meters at the 2016 IPC Athletics Asia Oceania Championship, where he won a gold as well as set a new Asian record altogether. 2016 समर पैरालंपिक गेम्स जो कि रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किए गए थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनको 29 अगस्त 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। He was voted
Para Athlete of the Year in 2017 by the Times of India Sports Awards। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी आखिर क्या है। तो द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑल्सो फॉर द पैरालंपिक मूवमेंट। इसका संगठन कब हुआ था? तो यहाँ आप याद रखिए दोस्तों कि इसका संगठन हुआ था 22 सितंबर 1989 को। और मुख्यालय की अगर बात की जाए तो ये है बॉन में स्थित, जो कि जर्मनी देश के अंदर एक शहर है। और इसके पश्चात अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 30 फरवरी, अर्थात विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन। और किसने डिसाइड किया था, किसने नामांकित किया था इस दिन को? तो ये यूनेस्को द्वारा किया गया था, जिसको कि आप जानते ही हैं यूएन की एक एजेंसी है। एंड इट वाज डिसाइडेड ऑन 3 नवंबर 2011 ड्यूरिंग द 36th कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को। विश्व भर में द वर्ल्ड्स फर्स्ट Radio Day was observed in 2012. Various radio industry bodies are supporting the initiative by encouraging development of more and more radio stations in the developing countries. इसकी सहायता में developed देशों का भी बराबर से सहयोग है। वर्ष 2020 में क्या थी वर्ल्ड रेडियो डे की अनोखी थीम? क्योंकि हर वर्ष इस दिन की भी बाकी कई यूएन डेजिग्नेटेड डेज की तरह से एक विशेष थीम होती है। तो अगर बीते वर्ष अर्थात 2020 की हम बात करें तो आप याद रखिए यहाँ थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से रेडियो के माध्यम से अलग अलग सब कल्चर्स और अलग अलग यूनिक तरह के रहन सहन और सांस्कृतिक पैटर्न्स को उजागरित किया जा सकता है एंड द वर्ल्ड कैन बिकम अ मोर डेमोक्रेटिक प्लेस। और अगर बात करें वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 की, यानी कि आज के दिन फिर इस दिवस की क्या है विशेष थीम? तो यहाँ है 3 सब थीम्स, जो है एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्ट। अब यूनेस्को के बारे में जल्दी से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्स के दृष्टिकोण से तो यूनेस्को के डिटेल्स जानना भी बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र। और क्या है इसका मेन एम अर्थात उद्देश्य? तो एम है टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंसेस एंड कल्चर। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना करी गई थी वर्ष 1945 में। और कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय स्थित? तो मुख्यालय इसके स्थित है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को द्वारा घोषित करी गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार विभिन्न और विशेष तरह की कल्चरल साइट्स को, मॉन्यूमेंट्स को और आर्टिफैक्ट्स को डेजिग्नेट किया जाता है बाय यूनेस्को एज कल्चरल हेरिटेज साइट्स। और कौन सी थी ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी पूर्वज ऑर्गेनाइजेशन थी अर्थात जो 1945 के पहले यूनेस्को की जगह काम करती थी? तो वो थी द लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, जिसको खत्म करने के बाद ही यूनेस्को का संगठन किया गया था। यूनेस्को इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप, जो कि एक कोलिएशन है ऑफ यूएन एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो उद्देश्य रखते हैं टू फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड रेडियो डे के अलावा भी कई विभिन्न प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं यूनेस्को द्वारा, जैसे कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड डे फॉर वाटर एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एंड ऑफ कोर्स मेनी अदर्स। तो इन सभी का आप ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब इसके साथ हम चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने है यहाँ। तो सबसे पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस पोएट्री कलेक्शन द फेदर ऑफ डॉन? द फेदर ऑफ डॉन के प्रसिद्ध काव्य संग्रह की लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए पद्मजा नायडू, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी या डी जवाहरलाल नेहरू। The next question is, who is known as the Nightingale of India? अर्थात किनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी अरुणा आजफ अली, सी
सुचेता कृपलानी या फिर डी सरोजनी नायडू। The next question is, which viceroy of India inaugurated Delhi as the capital of India in 1931? अर्थात भारत के किस वाइसरॉय ने 1931 में दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में उद्घाटित किया था? ऑप्शंस आपके सामने है, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड इरविन या डी लॉर्ड मेयो। The next question अर्थात question number 4 is, with which sport is सोमदेव किशोर देवरमन associated? किस खेल के साथ जुड़े हैं सोमदेव किशोर देवरमन? ऑप्शंस आपके सामने है, ए शतरंज अर्थात चेस, बी टेनिस, सी गोल्फ या डी बैडमिंटन। The next question is, where are the headquarters of the International Paralympic Committee situated? कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय स्थित? ऑप्शंस है, ए बर्लिन, बी बॉन, सी कोलोन या डी हैम्बर्ग। और अगला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? यानी कि कब मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस? ऑप्शंस आपके सामने है, ए 12 फरवरी, बी है 13 फरवरी, सी 15 फरवरी या डी 16 फरवरी। इन सभी दिलचस्प सवालों और कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिला होगा और आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।